हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगाएं कि ये 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, मतलब कि बिल्कुल बेस है। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है तो इसकी हेल्प से दूसरे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे तो ये लगभग लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, लेकिन मेनली जो हम इसका यूज देखते हैं वो कौन चैप्टर्स में है। जैसे इसका अगला चैप्टर जो आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको सेट थ्योरी समझ में नहीं आया तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी इसकी एप्लीकेशन यूज होती है, की प्रॉपर्टीज यूज होती है सीक्वेंस एंड सीरीज में। के बाद में कैलकुलस, पूरा कैलकुलस में इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, कैलकुलस। और इसके बाद में प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तो ये मान के चले कि पूरा ही इसमें जितने भी इसके कंसेप्ट हैं वो सारे ही प्रोबेबिलिटी में हम यूज करते हैं। विदाउट इसके प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान है ना। आप इसको हम जिस तरीके से पढ़ेंगे आपको चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। देखिए, चैप्टर खत्म करने में तो हम इसको 2 दिन में भी हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी सॉल्व हों, आपके अगर मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी सॉल्व हो, मतलब आपको एडवांस लेवल तक के अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप सभी उसमें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने जो इसको प्लान किया है इसमें हमें 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। जी हाँ, सेट थ्योरी को हम 6 लेक्चर में तैयार करेंगे और हर लेक्चर लगभग लगभग 1 घंटे का होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चंस काफी लिए हैं और थ्योरी तो है ही इसमें। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका सही हो जाएगा चैप्टर। तो मेरा ख्याल से काफी बातें हो गई। अब हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है कि सेट थ्योरी का ओरिजिन क्या है, कैसे इसकी जरूरत पड़ी। तो देखिए, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सेट को पढ़ते हैं, सेट को देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉप में गए, कपड़े की दुकान में गए, वहां पर आप क्या देखते हैं? वहां पर आप देखते हैं कि जीन्स का एक काउंटर है, वहां पर आप देखते हैं कि शर्ट्स का एक काउंटर है, वहां पर आप देखते हैं कि किड्स गारमेंट्स का एक अलग काउंटर है। जीन्स में भी आप क्या देखते हैं कि 30 नंबर की जीन्स अलग रखी हुई है, 25 की अलग रखी है, 28 की अलग रखी हुई है। ये क्या है? ये सेट्स ही तो है भाई, ये सेट ही तो है। अब कितना आसान हो गया, उसको सेट में से भाई कार में 30 नंबर की जीन्स निकाल के लाओ तो वो जाएगा एक सिलेक्टेड काउंटर में से सिलेक्टेड जीन्स निकाल के लाएगा। अब आप इमेजिन करें कि सारे कपड़ों को अगर वो मिक्स कर दें और उसमें अगर उनको ढूंढना पड़ जाए, ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये काम है सेट्स का, ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। किचन में आप देखेंगे तो आपकी मदर ने जो पल्सेस अरेंज कर रखी होगी वो सेपरेट बॉक्स में कर रखी होगी। ये क्या है? सेट ही तो है। तो ये एक हम डेली लाइफ में सेट्स को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सेट थ्योरी कैसे है। देखिए, बहुत सारे मैथमेटिशियंस का इसमें रोल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोल है वो है जॉर्ज कैंटोर करके। जॉर्ज कैंटोर करके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1895 में इस पर बेस्ड थ्योरी दी थी। ठीक है ना। दूसरे साइंटिस्ट की भी इसमें बहुत हेल्प है, लेकिन इनका सबसे ज्यादा इसमें नोटिफिकेशन रहा, इन्होंने सबसे ज्यादा इस पर काम करा, तो इन्हीं के नाम से याद रखा जाता है ये सेट थ्योरी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि सेट होता क्या है। अब हम इन पे जो डेफिनेशन की बात करते हैं उसका आते हैं। सेट क्या होता है? ठीक है ना। तो सेट की जो डेफिनेशन है वो बड़ी आसान डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या डेफिनेशन है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज
मेंबर ऑफ द सेट्स, मेंबर ऑफ द सेट्स और एलिमेंट ऑफ द सेट्स, और एलिमेंट ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या बनती है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये वेल डिफाइंड और ये जरा डिस्टिंक्ट, इन दो वर्ड पर आपको बड़ा ध्यान देना है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसी डेफिनेशन होना चाहिए जो डिफाइन हो, जिसमें आप उसको देखकर ये डिसाइड कर सकें कि ये इसका सेट है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है ना, फिजिक्स की क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब उसमें अगर मान लो 2 स्टूडेंट आर्ट के आके बैठ जाएंगे, तो जो टीचर है वो तो सवाल उठाएगा कि भाई आप यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप डिफाइन ही नहीं कर रहे, वेल डिफाइन नहीं है, आपका सब्जेक्ट आर्ट है, आप फिजिक्स की क्लास में क्यों बैठे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम नंबर नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कि और किस तरीके से डेफिनेशन बनती है ना। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेफिनेशन। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज मेंबर ऑफ द सेट्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ठीक है ना, देखिए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्रैकेट लेते हैं हम, है ना, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको लिस्टेड करते हैं, उनको लिस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम अरेंज कर देते हैं उन नंबर्स को, और उनके बीच में हम लगा देते हैं कोमास। क्या लगा देते हैं? कोमास। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम लिख भी लेते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग each distinct element in braces, the bracket in braces, and separated each element and separated each element by commas, by commas। कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे लिखना है, जैसे 3 नंबर को आपको अरेंज करना है, 3 नंबर का सेट बनाना है, तो उन नंबर को लिस्ट कर देंगे और उसके बीच में कॉमा लगा देंगे। तो ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। आगे आपको सब पता चलेगा। तो कुछ डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल थोड़ा चैप्टर है ये, आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आया? ठीक है, 2 चीजें देख ली हमने। सेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है? तो जनरली जो सेट्स को हम डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन या सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, एंड इट्स एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स represented by small letters a b c या फिर स्मॉल लेटर्स में एक्स वाई और। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको नोट करें, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या जल्दी देख रहे हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज मेंबर ऑफ द सेट्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है, एक ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखना है और उनको सेपरेट कर देना है। ठीक है ना, और जो डिनोट करते हैं, तो सेट को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल लेटर से ए बी सी या एक्स वाई जेड, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स ए बी सी। ठीक है, चलिए क्या आगे देखते हैं।
के आगे अब मान लीजिए कि इसमें कुछ एक दो नए नए नोटेशन दिखाई देंगे आपको। मान लीजिए कि लेट ए इज अ सेट एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि मान लीजिए कि एक सेट ए है और उस सेट का कोई एक एलिमेंट है एक्स। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखाई दे तो इसको हम क्या एप्सिलॉन साइन होता है ये, लेकिन इसको हम इसमें कैसे पढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू। कैसे पढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है ना, ये हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, एक्स बिलोंग्स टू। या फिर हम इसको बोल सकते हैं और एक्स इज इन ए, और क्या बोल सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये कुछ हम बोलने के तरीके हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जो सेट की डेफिनेशन, वो सेट की डेफिनेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और वो आपको बताना है कि ये सेट की वेल डिफाइंड डेफिनेशन है या नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो क्या ये एक सेट है, क्या ये एक सेट बन सकता है? बिल्कुल सेट बन सकता है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन है। भाई हम जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट भी हम जानते हैं, ठीक है ना, 26 होते हैं, और उसमें वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई आई ओ यू, इसमें ब्रैकेट लगा दिया और ये आपने लगा दिया। ठीक है ना, मतलब आपको वो वेल डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको समझना है। और दूसरी बात करें, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या ये एक सेट बन सकता है? क्या ये एक सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? क्या डेफिनेशन है सेट की कि वेल डिफाइन होना चाहिए? क्या ये डेफिनेशन बन रही है? बिल्कुल ये सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइन है। भाई हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। और वो कह रहे हैं कि 10 से कम, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है। अच्छा, और कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, क्या ये सेट है? बिल्कुल सेट है। भाई इंडिया में रिवर्स तो डिफाइन है ना, हमको पता है कि ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, हमको सब पता है। चाहे लिस्ट लंबी हो, लेकिन है तो सेट, वेल डिफाइन है। ऐसा तो नहीं है कि हमको पता नहीं, हम तालाब को तो नदी नहीं कह रहे हैं, हमको पता है कि हाँ ये रिवर है तो वो रिवर डिफाइन है। तो ये भी एक सेट का काम कर रहा है। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? मैं कहता हूं कि ये सेट ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है।
सेट की क्या डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियन, ठीक है, सबके ये मोस्ट पॉपुलर कोई डिफाइन नहीं भाई, जो चीज सामने वाले के लिए पॉपुलर है हो सकता है मुझे पॉपुलर ना लगे, सबका अपना अपना नजरिया, कोई ये फिक्स्ड नहीं है, तो ये सेट नहीं बनता है। जैसे अगर हम ये बोले कि दुनिया की सबसे अच्छी मूवी कल हो ना हो है थोड़ी देर के लिए, तो हो सकता है कि वो मुझे अच्छी लगे लेकिन जरूरी थोड़ा ना आपको भी अच्छी लगे, तो वो सबका एक अलग अलग नजरिया, तो वो कोई डिफाइन नहीं है, इसलिए जो डिफाइन नहीं होगा वेल डिफाइंड वो सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं है। बाकी ये सेट है, ये डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, सेट है, ये भी डिफाइन है और ये भी सेट है। तो यहाँ पे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सेट कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, देखिए बेटा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगना होगा ये है ना, थोड़ा सा बेसिक है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन आप ध्यान दें बेटा, फर्स्ट चैप्टर है और ये पूरा न्यू का काम करने वाला है ना। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट चैप्टर अगर है तो इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। आप इसको बड़ा ध्यान से समझे, हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बार आपने अगर देख लिया सिस्टमेटिक और नोट्स बना लिए, तो ये मान के चले कि आपका ये चैप्टर तो जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बात करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन की। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स के कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में सभी को पता है, क्लास 10th तक आप रियल नंबर्स पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, तो जैसे कैपिटल एन, ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको आप कैसे लिखेंगे, सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करना है और फिर कॉमा लगाना है। तो नेचुरल नंबर जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से कहाँ तक चलता है, तो जहां तक आपको लिखना है वहां तक बनेगा वो। तो याद रखें, कैपिटल एन को हम अब से क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में आई या फिर जेड दोनों लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, या इससे पहले इंटीजर से पहले होल नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डब्ल्यू लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 से लेकर जहां तक आपको लिखना है फुल नंबर आएगा। के बाद में z या फिर i, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ इंटीजर का मतलब है कि डैश 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 लगा देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर इधर डैश डैश। डैश का मतलब ये है कि -3 के बाद आपको जहां तक जाना है, -4 -5 -6, उधर जितने दूर जाना है 3 के बाद 4 5 6। ठीक है, और मान लीजिए i प्लस लिखा हुआ आ गया या z प्लस, ठीक क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 से लेकर, मतलब ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और क्या हो जाएगा, इंटीजर हो गया। इसके बाद में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा भाई, सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं हम इसको, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, ये होता है p बाय q के फॉर्म में हो, जहां पर p q इंटीजर्स हो लेकिन 0 ना हो, सॉरी इंटीजर पूरे p और q इंटीजर हो, सिर्फ q जो है वो 0 ना हो, और p q ये क्या हो, 1 हो। अब ये 1 क्या है, 1 का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q का जो है वो क्या हो जाए, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, तभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, नहीं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये भी हो गया। क्यू हो गया, होने के बाद में अगर मैं क्यू प्लस लिख दूं तो ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये बेटा पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता हो आप में से काफी लोगों को पता हो और हो सकता है काफी लोगों को पता ना हो। पता है तब भी आप इसको ध्यान समझें, और नहीं पता हो तब भी आप ये नोट करें, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर
ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, इस तरीके से नंबर ये पॉजिटिव। ऊपर आप लिखना चाहेंगे तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद में आर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट। देखिए, इन सब में से आप मिक्स्ड करके करते तो वो सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स, है ना। जैसे आप अगर यहाँ पर ऐसा लिखें कि मैं -3 लिखा, फिर -2 लिखा, 1 लिखा, 3/5 लिखा, ऐसा कुछ भी आपने लिखा, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट। मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, रेशनल, इरेशनल, ठीक है ना, और पॉजिटिव, इंटीजर, कुछ भी हो। हाँ, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर रियल नंबर्स में से अगर आप रेशनल माइनस कर दो, ये रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में से अगर आप रेशनल नंबर माइनस करते हो तो वो क्या मिल जाएगा आपको? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो जनरली रूट के फॉर्म में आते हैं, √2, √3 या फिर पाई, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जनरली इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जिसको अगर आप डिवाइड करें, जैसे p/q के फॉर्म में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, तो ना तो वो एंड होगा कभी उसका, ठीक है ना तो उसका, ना तो टर्मिनेट होगा, ना ही वो रिपीट होगा। जैसे पाई की वैल्यू, पाई मैंने यहाँ पर लिखा है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ना तो ये एंड होगा, ना ही ये रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा कुछ नोटेशन, नोट कर लें आप इसको। नोट कर लो इसको। अब हम आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए, सेट्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक फिर तीसरा भी होता है, और जिसको वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो लिस्टिंग के फॉर्म में वो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो तरीके के सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, एक तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और टेबुलर फॉर्म, और एक आएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, एक एक करके चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, दोनों फॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। रोस्टर फॉर्म तो वही हमारा जनरल फॉर्म है सेट्स का, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर लिस्ट करना है और कॉमा लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, रोस्टर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म को मैं लिख देता हूं, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म लिस्टिंग ईच एलिमेंट, listing each element in braces, in braces, and जो मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही है, एंड सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय कॉमास, बाय कॉमास। ठीक है, तो आपको जो भी दिया जाएगा आपको क्या करना है? आपको ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपको लिस्ट करना है। ये रोस्टर फॉर्म। तो आपको हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दिया जाए और स्टेटमेंट देने के बाद आपसे कहा जाए कि रोस्टर फॉर्म में आप लिखें, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपसे ये कहा कि जो मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल दिया था, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है,
तो आप क्या लेंगे यहाँ पर AEIOU, ठीक है। ये देखिए हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें अगर दे दे तो रोस्टर फॉर्म का मतलब वही ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर लिखना है। और क्या बोलना है, मान लो ऐसा बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, लेस देन 10। अब देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ब्रैकेट लगाना है और जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उसको आप लिस्ट कर दें। तो इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8। अब देखिए 10 यहाँ पर लिखना है या नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लेस देन 10, 10 से कम। अगर यहाँ पर होता है कि लेस देन एंड इक्वल तो हम 10 भी ले लेते, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है कि वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो, तो डिस्टिंक्ट रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने ई रखा, ये ई लिख लिया, एक्स लिख लिया, एक्स लिख लिया। यहाँ पर देखिए ए दो बार आ रहा है, ये ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो ये ए दो में से आपको सिर्फ एक बार लिखना है, तो ए को डबल बार नहीं लिखना है क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, सेम रिपीटेड नहीं चाहिए। तो दो में से वो 3 हो, 4 बार हो, 5 बार हो, लिखना है एक ही बार, तो ये लिख लिया। इसके बाद फिर हमने लिखना है एम, एम एक ही बार है तो ये एम लिख लिया। इसके बाद में आई, आई देखिए 2 बार है, तो 2 बार है लेकिन हमें लिखना तो एक ही बार है। इसके बाद में एन, ये भी 2 बार है, ये एन हो गया, और यहाँ पर एक बार है टी और एक बार आएगा ओ, तो ये हमने लिख लिया, एग्जामिनेशन को आपने लिख दिया वर्ड को सेट के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। चलो, हाँ तो चलो बाद में पियेंगे। चलो ये आप लिख लें, एग्जामिनेशन को आपने इस तरीके से नोट करा, तो नोट करें। इसके बाद हम आते हैं अगला प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। रब कर दें इसको। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी बड़ा अच्छा फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको या तो रोस्टर फॉर्म में दिया जाएगा, रोस्टर फॉर्म में दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करना है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि आपको जो हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट को आपको एक वेरिएबल के फॉर्म में जनरलाइज करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी लिखवाऊंगा इसकी डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है कि आपको हर एलिमेंट को एक वेरिएबल के फॉर्म में जनरलाइज करना है। उसके बाद में उसमें कोलोन लगाना है। कोलोन मतलब ये दो लाइन जो होती है ना, ये कोलोन लगाना है, या फिर ये वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करना है। इसके बाद एक्स की वो प्रॉपर्टी यूज करना है जो वो पूरे जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन कर रहा है। मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है ना। आप जरा इसको लिखें, ठीक है। इन दिस मेथड each element is generalized as a variable say x, then after use colon और vertical line और vertical line, ठीक है, vertical line।
फिर लिखे द प्रॉपर्टी विच डिफाइंस each element the property which defines each element of the set is written in the form x, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन इसकी ऐसी लगेगी लेकिन बड़ी आसान है। देखिए बता दूं मैं करना क्या है। आपको क्या है इस मेथड में क्या करना है कि आपको हर एलिमेंट को इस तरीके से जनरलाइज करना है कि वो एक वेरिएबल के फॉर्म में क्रिएट हो जाए। मतलब वेरिएबल का मतलब है कि आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसको चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसको आपको वेरिएबल के फॉर्म में जनरलाइज करना है। वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जैसे कि यहाँ पर ऐसा लिखूँ मैं y इक्वल्स 2x। अब ये x अगर वेरिएबल है, मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x को मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x को 3 रखा तो y 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें हर एलिमेंट को इस तरीके से जनरलाइज करना है कि वो वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में हमें कॉलोन का यूज करना है या फिर वर्टिकल लाइन, दोनों में से जिसको। इसके बाद में हमको वो लिखना है जिससे हर सेट के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो हो रही है, वो हमको लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ, इसको आप नोट कर लें। मैं इसमें थोड़ा इंक भी फिल कर लेता हूँ जब तक। मैं इंक डाल देता हूँ जब तक आप इसको नोट कर लें और फिर हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ तो ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो यहीं पे देख लेता हूँ मैं एक एग्जांपल मान लीजिए, लिखो द सेट ए, है ना। सेट ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 1,3,5, 1,3,5। अब इसको अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको आप, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सेट है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगाया, पहले आपने इसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करा। ईच एलिमेंट इज जनरलाइज्ड एज वेरिएबल एक्स में लिख दिया, फिर कॉलोन लगा दिया, कॉलोन या वर्टिकल लाइन। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक्स की वो प्रॉपर्टी लिखना है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑड नंबर है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑड नंबर है और 5 से कम है। ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है भाई, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, लेकिन 5 तक है। तो आप क्या लिखेंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑड नंबर लेस देन नेचुरल ऑड नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई बात? x इज ए नेचुरल ऑड नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर देखिए आप ये सोच रहे हैं कि सर जीरो तो लिखा ही नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर नेचुरल लिख दिया, नेचुरल की स्टार्टिंग ही 1 से होती है, तो हमको समझने वाली बात है कि भाई 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। अगर ऐसा लिखा है तो ये हो गया, 5 आ रहा है इसलिए हमने लिख दिया। चलिए और देखें एग्जाम्पल। इसको मैं हटा दूं, इसको आप नोट कर लेना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो मान लो आपको ऐसा दे दिया कि सेट ए of all even natural number, of all even natural numbers, of all even natural numbers। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? देखिए आराम समझें, आपको इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एलिमेंट को आपको जनरलाइज करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, कोलोन। क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, कोलोन। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे,
कोलोन लगाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 2 इंटू एन, x इक्वल्स टू 2 इंटू एन वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस ये हो गई कहानी खत्म, ये आपने लिख दिया, ऐसे ही लिखना है और कुछ भी नहीं, आपको जो प्रॉपर्टी दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए आप नेचुरल नंबर 1 रखो तो कितना आएगा 2 इवन, 2 रखो तो कितना आएगा 4, 3 रखोगे तो कितना आएगा 6, इस तरीके से जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म को भी कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और उसके बाद में अब हम यहाँ से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, ये सब आपको समझ में आएंगे आगे किस तरीके से और करना है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ईमानदारी से सीरियसली पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। सीरियसली पढ़ने से मतलब है कि ऐसा गुस्से में नहीं बैठना है, सीरियसली का मतलब है कि आपको दिल लगाना है, जब आप जिस टाइम पे पढ़ें उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है, उसको मैं एक साथ लिख देता हूं और उन क्वेश्चंस को आप आंसर फिर आप बताइएगा। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या ये सेट्स हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या यहाँ पर ये सेट्स कौन कौन सेट है और क्या सेट नहीं। सबसे पहली बात करते हैं हम फर्स्ट की, ठीक है ना, फर्स्ट वाला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सेट है यानी हमें ये तो समझ में आ जाए कि हमें सेट्स को पहचानना आया कि नहीं आया। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 19, क्या ये वेल डिफाइन है? बिल्कुल वेल डिफाइन है, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। प्राइम नंबर 7 से 19 के बीच में क्या हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये एक सेट है, बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बढ़िया सेट है, चुस्त और दुरुस्त सेट है। दूसरा लेते हैं, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये सेट बन सकता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? भाई मुझे तो ये लगता है कि ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, तो टैलेंटेड राइटर है तो भाई कौन डिसाइड करेगा कि वो टैलेंटेड है ना, तो ये डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं बनेगा, ये सेट नहीं होगा सेकंड वाला। ठीक है, तीसरा बताइए, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्या ये सेट होगा? बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि भाई किसने लिखा। ये हमको पता है मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल लिखे, जितने भी लिखे 100 लिखे, 150 लिखे, 200 लिखे, लेकिन हम काउंटेबल है, हम उनको पता है हमको कि उन्होंने ही लिखे। तो ये थर्ड वाला सेट है, थर्ड वाला सेट है। चौथे की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या आप बता सकते हैं कि कौन डेंजरस है? भाई हम जैसे इंडिया में बोल देंगे भाई कोबरा बड़ा डेंजरस है ना, अरे विदेशों में तो उससे खतरनाक है, तो हमारे लिए डेंजरस है, उनके लिए दूसरा डेंजरस है। तो यहाँ पर ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पर चौथे वाला भी सेट नहीं बनेगा। फिफ्थ वाले देखिए, फिफ्थ वाला क्या है भाई, फिफ्थ वाला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए इधर तो डैश डैश लगा दो, इधर क्या हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। हमने क्या कराया, हमने क्या कराया कि सारे इंटीजर्स को लिख दिए और नेचुरल नंबर को हटा दिया, और नॉट नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 1 को हटा दिया, तो ये पूरा सेट बनेगा, इधर से आप लिखते चलो। तो ये भी बिल्कुल बढ़िया सेट बन गया, एकदम चुस्त और दुरुस्त। और ये जो 6 वाला पार्ट है, क्या ये बनेगा द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स? बिल्कुल बनेगा भाई, प्राइम इंटीजर्स का एक कलेक्शन बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? आप बनाए, जैसे कि यहाँ से 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से इधर भी जाएगा, इस तरीके से इधर भी आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी बड़ा होगा लेकिन वेल डिफाइंड। तो मेरा यहाँ तक अंदाजा है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट कौन बन सकता है और सेट कौन नहीं बन सकता। तो नोट करें, इसके बाद हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं रब कर रहा हूं,
ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। आपको जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं आप मुझे बताएं कि किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड फॉर्म हमने पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड में लिखे हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है और आपको बताना है कि क्या ये सेट्स का जो रिलेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाला। देखिए, फर्स्ट वाला वो कह रहे हैं कि x इज ए वेरिएबल, x इस तरीके का वेरिएबल है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। क्या x के 4 एग्जैक्टली 4 फैक्टर होते हैं? तो बिल्कुल एग्जैक्टली ही 4 फैक्टर होते हैं कि भाई 21 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। 21 के फैक्टर जो जो हो जाएंगे वो एक तो 1 हो जाएगा खुद, एक 3 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा और एक 21 हो जाएगा। यही तो फैक्टर है भाई, यही तो, इसी से तो डिवाइड होगा ना। फुल पूरा पूरा डिवाइड 21 किससे होगा? एक तो 1 से होगा, एक 3 7 जा 21, एक 7 3 जा 21 और एक 21 तो खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये एग्जैक्टली 4 फैक्टर है इसके। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो है ये कैसा हो गया, ये ट्रू है। कैसा है? ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाला कहानी पढ़ रहे हैं हम, ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। चलो सेकंड की बात करें, वो कह रहे हैं कि 64 बिलोंग्स टू, है ना, 64 बिलोंग्स टू इस तरीके का सेट है कि y एक वेरिएबल है, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y होना चाहिए। मतलब इवन नंबर आने चाहिए, है ना। 2 इंटू वाई मतलब इवन नंबर आने चाहिए। किसके इवन नंबर आना चाहिए? 64 बिलोंग्स टू द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y, और y क्या है? यही y है 64। तो जरा इसके पॉसिबल फैक्टर निकालो कि फैक्टर क्या क्या है। 64 के फैक्टर क्या है? यहाँ पर 64 मतलब y है, ये 64 के फैक्टर क्या आएंगे? या तो 1 से जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे हो जाएगा? 3 से तो होता नहीं है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से होता नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, फिर किससे होगा? 16 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा? 32 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा? 64 से हो जाएगा। इतने तरीके के इसके फैक्टर आप निकाल के देख सकते हैं, इसके और भी फैक्टर। तो 1 से डिवाइड, फैक्टर का मतलब है कि वो पूरा पूरा डिवाइड किससे होगा। तो 1 से तो होता ही है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 16 से हो रहा है, 32 से हो रहा है, 64। तो ये तो फैक्टर निकाले, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर, जितने भी पॉजिटिव फैक्टर है उनका जो सम है, क्या वो एक इवन नंबर आ रहा है? 2 इंटू वाई आ रहा है, मतलब 128 आ रहा है। देखते हैं, इसको सम करो। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, इनको ऐड करें तो 4 टू कितना हो जाएगा? 6 और 6 और 12 12 और 8 कितना? 20 और ये 20 और ये 24 और ये 24 और 3 27, तो यहाँ 7, यहाँ पर 2 कैरी, यहाँ पर जाएगा 8 8 और 3 कितना? 11 11 और 1 12, 127 आया। 127 इसका आउटपुट आ रहा है। और वो क्या कह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि क्या ये 2y के बराबर है? 2y का मतलब क्या है? 2 इंटू वाई कितना है? 64। तो क्या 64 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये 128 हो रहा है और ये 120। तो सेकंड वाला क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड वाला रिलेशन गलत बता रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाला ये कह रहा है कि टू नॉट बिलोंग्स टू, जो है बिलोंग्स नहीं करता है इस इक्वेशन को। ठीक है ना। अब हम कैसे चेक करें? तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब 2 इसको बिलोंग करेगा। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करी, मतलब 2 बिलोंग नहीं करेगा। तो हम रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन है x रेज़ टू पावर 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने क्या रखा? 2 रखा, क्योंकि 2 को ही तो चेक करना है। जब आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6।
ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 4 6, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 नॉट 0। तो जरा सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना 16 और 6 24, 24 माइनस 10 मतलब 14, तो ये कुल मिलाकर कितना रहा है 4 आएगा, और ये कितना आएगा 0, और ये देखो बराबर नहीं, ये 4 है और ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि 2 सही में भी बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी तो वही कह रहा है, मतलब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अरे भाई हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट थोड़ा है, हम तो स्टेटमेंट के साथ ही है ना। वो क्या कह रहे हैं कि 2 बिलोंग नहीं करता है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि सही बात है 2 बिलोंग नहीं करता है, मतलब स्टेटमेंट सही कह रहा है, ये ट्रू हो गया। लास्ट वाला क्या है 2 3 5 6 2 बिलोंग्स करता है क्या, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास फोर्थ वाला पार्ट 2 3 5 6 2, ये कह रहा है कि बिलोंग नहीं करता है, y इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि ये 9 को डिविजिबल नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं भाई 9 को डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, जितने भी आपके पास नंबर है उन सबको ऐड कर दो, अगर वो 9 से डिवाइड होता है मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर नंबर है आपके पास 2 3 5 6 2, इसको अगर हम ऐड करें 2 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, ये कितना हो गया 3 2 5 5 5 10, और ये कितना हो जाएगा 16 18, 18 जो है वो तो 9 से डिवाइड, 18 इज डिविजिबल बाय 18 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला रिलेशन कैसा हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं करता है, हम कह रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है, 9 से डिवाइड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट्स को पहचान रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। किस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से करना है, बड़ा आसान है, आप समझें। देखिए एक्स, जैसे इसको रोस्टर बिल्डर फॉर्म में चेंज करा लिखा हुआ है ना, ये एक वेरिएबल है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होगा जो कि -3 से 7 के बीच में। तो आप मुझे ये बताइए कि -3 से 7 के बीच में इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं, सेट कैपिटल ए लेटर है ए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि -2 है, -1 है, 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 और -3 के बीच के नंबर बोले, 7 नहीं बोला। बस ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, कैपिटल एफ एक सेट है। अब वो ये कह रहे हैं आपसे कि आप बताएं कि एक्स इस तरीके का एक वेरिएबल है कि एक्स इज ए 2 डिजिट इन नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा इस तरीके से कि द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके जो दोनों डिजिट होंगे उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से, भाई 9 तो यूनिट डिजिट है, 10 2 डिजिट से कहां तक चलता है 99। इसके बीच में ऐसे नंबर बताना है जिन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका सम 8 आ जाए। तो जैसे क्या हो जाएगा 1 कितना लाना है आपको 8 लेकर आना है ना, 8 लेकर आना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 और 7 17, देखो 7 और 1 कितना हो गया 8, या आप लिख सकते हैं इसको 2 और 6, 2 और 6 भी कितना हो गया 8, या आप ले सकते हैं 3 और 5, 8 हो गया, या आप ले सकते हैं 4,4, या आप लिख सकते हैं 5 3, या आप लिख सकते हैं 6 2, या आप लिख सकते हैं 7 और 1, ये लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। बस 17 26, देखिए इन सबका सम कितना आ रहा होगा, इन दोनों नंबर का सम 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और बताएं, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजन ऑफ 60, आपको प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो आपको ऐसा नंबर बताना है कि जो 60 को डिवाइड करते हो प्राइम नंबर, तो कौन कौन डिवाइड करता है भाई, सेट क्या है ई। तो एक तो 2 से डिवाइड होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, 2 प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड होता है 60, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 से भी डिवाइड होता है 60,
और 5 भी एक प्राइम नंबर होता है और 5 से भी डिवाइड होता है 16। इसके अलावा ये और नहीं, अब 6 से डिवाइड होता है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। क्या इतना समझ में आया? और आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, फोर्थ वाला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। तो कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिया डेफिनेशन, और यहाँ पर बोला है कि x जो है नेचुरल नंबर, क्या बोला है, x नेचुरल नंबर है और 5 या 5 से कम है, मतलब 5 तक जा सकते हो आप, इसके ज्यादा नहीं जाना है। और शुरुआत कहाँ से करना है, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। यहाँ पर आप 1 रखें तो 1, और यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा 1/2। फिर आपने 2 रखा तो 2 ऊपर रखेगा तो 2 + 1 3, नीचे जाएगा 2/3, फिर क्या हो जाएगा 3/4, फिर क्या हो जाएगा 4/5, और फिर क्या हो जाएगा 5/6। 5 तक रखना है ना, तो ज्यादा नहीं रखना है, तो बस ये आपका सेट बन गया। ठीक है, ये भी रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगली बात करें कि अगर x एक इंटीजर है, ठीक है ना, और x² - 16 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई। देखिए इसको जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x² - 16 को, तो आपको यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी x की, +4 और -4। बस यही आपके पास सेट हो जाएंगे, क्योंकि -4 भी एक इंटीजर है और +4 भी एक इंटीजर है। हाँ, अगर वो ये कह देते कि नेचुरल नंबर बताओ, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ हम +4 लेते। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है उस पर कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमें रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ दिया है और हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ध्यान से देखें आप, है ना, आप चाहे तो खुद भी इसमें आप पॉज करें और खुद करके देखें, ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, पहला जो सेट है ए, अब उसमें क्या कह रहे हैं कि एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मैंने जो कहा कि आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर कोलोन लगाना है। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी देखना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, आपको ये दिखाई दे रहा है कि यार जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस से लिखे हैं और स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर से, और एंड कहाँ पर हो रहे हैं, 8 तक हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और क्या पता है हमको, नेचुरल नंबर है, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। बस इतनी जानकारी हमारे पास है। हमें क्या दिख रहा है भाई, नेचुरल नंबर है और 8 है या उससे कम है, तो कम में कहाँ से होगा, तो भाई जहां से नेचुरल नंबर की शुरुआत है 1 से लेकर 8। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या कहता है, सेट 2 4 8 16 और 32। अब आप खुद यहाँ पर मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी दिख रही है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दिया वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ पर कोलोन लगा दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 32, क्या दिखाई दे रहा है आपको? लग रहा होगा कि 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर, आप इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n, जहां पर n क्या है, n इक्वल्स टू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्योंकि हमें लिमिटेड बोला है ना, सिर्फ 5 नंबर है, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये आपके पास जानकारी होगी। तो ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हमने। और बताएं आगे, थर्ड में क्या है कि आपको बोला है 1 2 5 और 10। तो इसको आप कैसे समझेंगे, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 5 10। देखिए ये क्या है, 2 5 10 1, ये सब क्या है, डिवाइजर ऑफ 10 है। ठीक है ना, हम यहाँ पर बोलेंगे कि x इज अ डिवाइजर ऑफ 10, डिवाइजर ऑफ 10, यही बोलोगे ना भाई, डिवाइजर ऑफ 10। अगर आपसे बोला जाएगा भाई 10 के फैक्टर बताओ, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि x इज अ फैक्टर ऑफ 10। 10 के डिवाइजर क्या हो गया, या तो 1 से डिवाइड हो रहा है वो, या तो 2 से डिवाइड हो रहा है वो, या तो 5 से पूरा डिवाइड होगा, या तो 10 से। ठीक है, हमने लिख दिया कि भाई ये जो है ये सब डिवाइजर ही तो है। और बताओ चौथा वाला, सी। सी में क्या बोला है, सी में क्या बोल रहे हैं कि 14 है, 1 है, 1/4 है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए न्यूमरेटर में तो 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो आप इसको लिखेंगे x सच दैट कोलोन लगा के x इक्वल्स टू, ऊपर तो आपको 1 दिखाई दे रहा है, सब दूर 1 1 1, नीचे क्या दिखाई दे रहा है 4 9, यहाँ पर मान लो 2 होता, 2 है
यहाँ पर ये तो हाँ 2 4 9, तो ये इसको आप क्या लिखोगे n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये खत्म करो कहानी। देखा 1 तो है। अब यहाँ पर मान लो आपने नेचुरल नंबर से बात करी, तो नेचुरल नंबर मतलब आपने 1 रखा। जब आप 1 रखोगे तो 1/1 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 1/9, 4 रखोगे तो 1/16, 5 रखोगे तो 1/16, तरीके से वो चलता रहेगा। और लास्ट वाला जो है वो क्या कह रहे हैं कि 14 है, 21 है, 28 है, 35 और 42 98। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको 7 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, 7 14 21, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 7 इंटू एन, जहां पर n जो है वो है 2 से लेकर 14 तक, है ना। भाई 14 ही आएगा ना, 14 और 7 7 2 7 8 9 98, ठीक है ना। तो देखो 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है ना, तो 2 यहाँ पर हो तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर 3 रखोगे, पहले 2 रखो 14, 3 रखोगे तो 21, 4 रखोगे तो 28, कहाँ तक रखना है 40। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो ये हुआ बेटा आज लोगों का आपका लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आया होगा। थोड़ी सी आप भी इसमें मेहनत करें। और ये तो फर्स्ट लेक्चर था, अभी हमारे 5 लेक्चर और बाकी हैं इसमें, तो आप लगे रहें। और अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।